आपके साथ इंद्रजीत कौर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के इस सफर में हम आपको बिना ब्रेक के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों के साथ साथ देश की अहम खबरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर, काम की बात और मौसम का हाल भी होगा। तो आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंजाब से। सूत्रों से खबर है कि शिरोमणि अकाली दल पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए इसी महीने अपने 30-35 उम्मीदवारों का ऐलान कर सकता है। 2017 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों को देखते हुए इस बार सभी राजनीतिक पार्टियों में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द से जल्द जारी करने की होड़ लगी है। इसी कड़ी में अकाली दल भी इसी महीने लगभग 35 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों की माने तो इनमें ज्यादातर वही कैंडिडेट होंगे जो पहले विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी ये दावा कर चुकी है कि उनके उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जल्द से जल्द आ जाएगी। हालांकि कांग्रेस का ये इतिहास रहा है कि उनके उम्मीदवारों की लिस्ट चुनावों के आसपास ही आती है, लेकिन इस बार लीक से हटते हुए कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जल्द से जल्द जारी करने की मूड में है। चंडीगढ़ से पुनीत प्रिंजा, जी मीडिया। पंजाब के सियासी गलियारों में आजकल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने का मुद्दा गूंज रहा है। आम आदमी पार्टी ने अपने कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के संकेत दिए तो उस पर बयानबाजी शुरू हो गई। पंजाब में भले ही विधानसभा चुनाव का अभी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सियासी पार्टियों के बीच उम्मीदवारों को लेकर सियासत सरगर्म हो गई है। पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे को निशाने पर लेने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। साथ ही उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी होनी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने लिस्ट जारी करने के संकेत दिए तो हर तरफ यही मुद्दा गूंजने लगा। कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी पार्टी चाहे तो 25 से 30 के बजाय सभी 117 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दे। कांग्रेस को कोई चिंता नहीं है, लेकिन पहला ये 20-25 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਵਕਾਰ ਜਾਂ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਟੋਟਲ ਹੀ ਢਕੌਂਸਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਛਲਾਵਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕੱਲ ਦੇ देंगे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ कांग्रेस पार्टी को क्या फर्क पड़ेगा। उधर लिस्ट जारी करने को लेकर अकाली दल का कहना है कि वो चुनाव के लिए हमेशा तैयार है और जब उन्हें ठीक लगेगा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। नहीं साढ़े तो जी दूजा छेती दी ते काली दी कोई दूजी लोड़ भी नहीं हैगी। साढ़े तो सहज वाला काम चलता, जो दिल करेगी पार्टी लीडरशिप कर देगी, क्योंकि साड़ी एस्टैबलिश्ड लीडरशिप है सब थावां दे उत्ते। साथ ही बीजेपी ने कहा कि हर पार्टी का अपना वर्किंग स्टाइल होता है और बीजेपी में ये फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। ये देखो ये हाई कमांड ने फैसले करने होंगे हैं। साढ़े तो बीजेपी का फैसला हाई पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। आम आदमी पार्टी ने अपने कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के संकेत दिए हैं तो वहीं अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस में भी बयानबाजी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया। संसद की वीडियोग्राफी करने के मामले में जांच कमेटी को 2 हफ्ते का और वक्त मिला है। इसी बीच लोकसभा स्पीकर ने भगवंत मान को सलाह दी है कि जांच खत्म होने तक वे संसद में आए। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान के वीडियोग्राफी मामले की जांच कर रही संसदीय कमेटी ने लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से 2 हफ्ते का और समय मांगा है, जिसे लोकसभा स्पीकर ने स्वीकार कर लिया है। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भगवंत मान को सलाह दी है कि जब तक मामले में फैसला नहीं आ जाता वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा न ले। Critical issues have to be examined in depth. The chairperson has therefore sought extension of time for further 2 weeks. कमेटी को कंक्लूजन पर आना होगा कि उसको और मौका देना या फिर सजा के बारे में फैसला कर। पंजाब के संगरूर से एएपी सांसद भगवंत मान ने 21 जुलाई को घर से संसद तक पहुंचने का वीडियो पोस्ट किया। सभी पार्टियों के सांसदों ने मामले को संसद की सुरक्षा से खिलवाड़ माना, जांच की मांग की। लोकसभा स्पीकर ने बीजेपी सांसद किरीट सोमैया की अगुवाई में 9 सदस्यों की जांच कमेटी का गठन किया। कमेटी को 3 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपनी थी। जांच पूरी होने तक भगवंत मान को लोकसभा न आने की सलाह दी गई थी। सोमवार को जांच कमेटी ने भगवंत मान से लगभग 2 घंटे तक पूछताछ की थी, जिसमें भगवंत मान ने कहा था कि वो अपने पुराने स्टैंड पर कायम है और उन्होंने किसी भी तरह से कोई गलती नहीं की है। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली।
तो आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। 3 सांसद भगवंत मान को डी एडिक्शन सेंटर भेजने की मांग पर अड़े हुए हैं। उधर पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने इस पर चुटकी ली है। केंद्रीय मंत्री विजय सांपला और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने भगवंत मान को नशा मुक्ति केंद्र में फ्री में इलाज कराने पर सरकारी मदद का भरोसा दिया है। भगवंत मान को डी एडिक्शन सेंटर भेजने पर उतारू अकाली बीजेपी पीछे हटने को राजी नहीं। मंगलवार को 3 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से मांग की थी कि भगवंत मान को नशा मुक्ति केंद्र भेजा जाए, लेकिन इस मसले पर केंद्रीय मंत्री विजय सांपला एक कदम आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने चंडीगढ़ में कहा कि इससे जुड़े मामले उनके मंत्रालय के अधीन आते हैं और वो भगवंत मान के इलाज के लिए फंड मुहैया करवाने को तैयार हैं। उधर जलालाबाद में उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल भी सांपला के सुर में सुर मिलाते नजर आए। नशिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਮਪੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੋੜ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਮਪੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂटर ਕੋਈ चीज लोड़ है जरूर कराएंगे। आम आदमी पार्टी ने इसे अकाली बीजेपी की बौखलाहट करार दिया है और कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में पंजाब की जनता बेबुनियाद आरोपों का जवाब देगी। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ इन गलों में जवाब देंगे। 3 सांसदों ने मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर भगवंत मान के लिए नशा मुक्ति केंद्र में इलाज कराने की मांग की थी। चंडीगढ़ से जगतार भुलर के साथ पुनीत प्रिंजा, जी मीडिया। जीएसटी की राह का अंतिम रोड़ा अब खत्म ही होने वाला है। जीएसटी बिल राज्यसभा में पेश हो चुका है और चर्चा जारी है। सरकार की लगातार कोशिशों और राजनीतिक पार्टियों के बीच राजामंदी के बाद अब जीएसटी पे तस्वीर साफ होती दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर जीएसटी इंप्लीमेंट होता है तो उसका आम कंज्यूमर की जिंदगी पे क्या असर होगा। देश में अब तक के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म जीएसटी के 1 अप्रैल 2017 से लागू होने के आसार नजर आ रहे हैं। 1991 में शुरू हुए आर्थिक उदारीकरण के बाद इसे सबसे बड़े रिफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है। यानी 1991 के बाद जिस तरह से आपकी हमारी जिंदगी बदली, उसी तरह के बदलाव जीएसटी लागू होने के बाद देखने को मिल सकते हैं। जीएसटी देश में 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्स और लेवी को खत्म करेगा। इससे उद्योग और व्यापार जगत के लिए मंजूरियां हासिल करने की लागत घटेगी और इसका फायदा कंज्यूमर्स को होगा। ऑनलाइन शॉपिंग की राह में रोड़े खत्म हो जाएंगे। फिलहाल कई राज्य ऑनलाइन सामान मंगवाने पर टैक्स वसूलते हैं। इसके चलते ई कॉमर्स कंपनियां कई राज्यों में सामान की सप्लाई नहीं करती हैं। जीएसटी लागू होने से देश के किसी भी कोने में ऑनलाइन सामान की डिलीवरी हो सकेगी। With a uniform tax rate, bring about a seamless transfer of goods and services across the country, enable us to check evasion, and therefore enlarge the revenues as far as the center and the states are concerned. जीएसटी लागू होने के बाद रेस्टोरेंट में खाना पीना, मोबाइल बिल और ब्यूटी पार्लर का खर्च बढ़ जाएगा, क्योंकि सर्विस टैक्स ज्यादा चुकाना होगा। फिलहाल सर्विस टैक्स 14% है और सेस मिलाकर 15% चुकाना होता है, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद आपको 18% टैक्स चुकाना पड़ेगा। HSBC का अनुमान है कि जीएसटी लागू होने के बाद 3 से 5 सालों में जीडीपी ग्रोथ में 0.70% की तेजी आएगी, जबकि NCAER का अनुमान है कि जीडीपी ग्रोथ 0.90% से लेकर 1.70% तक बढ़ सकती है। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि जीएसटी जैसे आर्थिक रिफॉर्म से देश को काफी फायदा होगा। इससे न सिर्फ जीडीपी बढ़ेगी, बल्कि कंज्यूमर डिमांड और सरकार की टैक्स आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। जाहिर तौर पे अगर मैन्युफैक्चरिंग का मार्जिन इस पे उतना ही रहता है, लेकिन जो कॉस्ट है अगर वो कम होता है, तो इस पे अगर आप रफली फिगर देखें, जिस तरह की उम्मीद जताई जा रही है, अगर जीएसटी की 18% के कॉस्ट को जो कैप है टैक्सेशन का, उसको भी हम मद्देनजर रखते हैं, तो तकरीबन 5 से 7% का फायदा होगा। अब बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा से राज्यसभा के लिए चुने गए डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आज राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। डॉक्टर चंद्रा के मुताबिक वो अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं।
हरियाणा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा चुने गए डॉक्टर सुभाष चंद्रा को राज्यसभा के उप सभापति पीजे कुरियन ने शपथ दिलाई। हरियाणा में हुए राज्यसभा के चुनाव में दूसरी सीट पर बतौर निर्दलीय उम्मीदवार ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन ने सदन की बैठक शुरू होने पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा को उस सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। डॉक्टर सुभाष चंद्रा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ग्रहण करने के बाद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि वो अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और वो काफी कुछ सीखेंगे और बहुत जल्द सीखेंगे। मैं एक प्रकार से एक नया अध्याय अपने जीवन का शुरू कर रहा हूँ। इसमें मुझे बहुत कुछ सीखना भी है, समझना भी है और उसके अनुसार काम करना। तो मुझे उम्मीद है कि मैं इसमें सीखूंगा और जल्द सीखूंगा। कुछ ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं सीखने में। गौरतलब है कि 11 जून को हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। दूसरी सीट पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए इनेलो और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार आर.के. आनंद को करारी हार दी थी। हालांकि डॉक्टर चंद्रा की जीत को विरोधी पचा नहीं सके थे। हालांकि अब डॉक्टर चंद्रा राज्यसभा के सांसद के तौर पर शपथ ले चुके हैं और वो हरियाणा और देश के प्रति अपनी कटिबद्धता जाहिर कर रहे हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने इस अवसर पर कहा कि राज्यसभा का मेंबर बनना जीवन के एक और अध्याय की शुरुआत जैसा है, जहां पर बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ब्यूरो टीम के साथ जगतार बुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए डॉक्टर चंद्रा के पिता, पत्नी और भाई समेत परिवार के कई सदस्य संसद पहुंचे थे। डॉक्टर सुभाष चंद्रा के शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर उनके परिवार के सदस्य, खासतौर पर संसद की दर्शक दीर्घा में मौजूद रहे। डॉक्टर सुभाष चंद्रा के परिवार ने उम्मीद जताई है कि वो राज्यसभा सांसद के तौर पर अपनी नई भूमिका में खरे उतरेंगे। ये तो खुशी का क्षण ही होता है। ठीक से उतरें, अपनी ईमानदारी से देश की सेवा करें। मेरी तो यही इच्छा है। देश के कार्य करने के लिए उन्होंने ये जो चुनाव जीता और राज्यसभा में आए, इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा हरियाणा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा के लिए चुने गए। डॉक्टर चंद्रा का मुकाबला निर्दलीय उम्मीदवार आर.के. आनंद से था। आनंद को INLD और कांग्रेस का समर्थन था। चुनाव में डॉक्टर चंद्रा को कुल 29 वोट मिले थे, जिससे उनकी जीत हुई। आर.के. आनंद को सिर्फ 21 वोट मिले और वो चुनाव हार गए। परिवार वालों को उम्मीद है कि डॉक्टर चंद्रा बतौर राज्यसभा सदस्य देश और प्रदेश के लोगों की आवाज बनकर उनकी समस्याओं को दूर करने में अहम भूमिका अदा करेंगे। राज्यसभा सदस्य के तौर पर डॉक्टर चंद्रा की शपथ के दौरान राज्यसभा में उनका परिवार भी मौजूद रहा। साथ ही हिसार से आई 5 बेटियां भी राज्यसभा में ही मौजूद हैं। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा के शपथ ग्रहण के मौके पर हिसार की 5 बेटियां भी खास तौर पर शामिल हुई। 5 बेटियां शपथ ग्रहण के दौरान राज्यसभा में मौजूद रहीं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा के शपथ ग्रहण में उनके परिवार के साथ साथ हिसार से खास तौर पर इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई हिसार की 5 बेटियां भी मौजूद रहीं। हिसार की 5 बेटियों ने राज्यसभा की कार्यवाही को देखा, राज्यसभा को देखा और डॉक्टर सुभाष चंद्रा के शपथ ग्रहण को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जी, हम बहुत एक्साइटेड थे। डॉक्टर सुभाष चंद्र जी ने हमको इतना बड़ा चांस दिया कि 5 लड़कियों के हिसार से चुना कि हम उनके शपथ ग्रहण समारोह में आ पाए। ज़्यादा अच्छा लगा और एक्साइटेड भी थे इससे पहले कि कैसा होता है। फर्स्ट टाइम जो चीज़ टीवी पे देखते थे वो आज रियल में देखा। बार आई हूँ मैं, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। बेटियों को प्रोत्साहित करने, युवाओं को राज्यसभा के दीदार कराने के लिए हर वर्ग डॉक्टर सुभाष चंद्रा के इस कदम की तारीफ कर रहा है। कि बेटियों को सम्मान देने की बात, महिलाओं को सम्मान देने की बात, युवाओं को सम्मान देने की बात
तो उस मुहिम का खास करके पूरे हरियाणा प्रदेश की तरफ से, युवाओं की तरफ से, महिलाओं की तरफ से, बेटियों की तरफ से हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। कमल घर से अपने संसद में आया है, ना कि निर्वाचित होकर बल्कि किसी ने अपने फैमिली मेंबर की तरह उनको इनवाइट किया है। इन लड़कियों को देख करके हमें लग रहा है फर्स्ट टाइम कि इतने जोश से ये काम कर रही हैं कि आज हमने संसद को देखा, उसकी कार्रवाई देखी, किस तरीके से हमारे एमपी जो है बहस करते हैं। राज्यसभा और सदन की कार्यवाही देखकर पांचों बेटियों की खुशी का ठिकाना नहीं था। पांचों बेटियों के अलावा आम लोगों ने भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा के बेटियों को प्रोत्साहित करने की इस मुहिम की सराहना की है। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया। हरियाणा में आरक्षण पर लगी रोक के मामले में आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। आरोप है कि जिस सर्वे के आधार पर जाटों को आरक्षण देने की रिपोर्ट तैयार की गई, वो सर्वे असल में हुआ ही नहीं। जाट आरक्षण मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, लेकिन कोई भी राहत नहीं मिली है। जो हाईकोर्ट ने आरक्षण के ऊपर रोक लगाई है वो लगातार बरकरार है, लेकिन हरियाणा सरकार ने अपनी दलीलें जो है वो पूरी कर ली हैं और अब अगली तारीख के ऊपर याचिका पक्ष जो है, याचिकाकर्ता का पक्ष जो है वो अपनी दलीलें शुरू करेगा। लेकिन साथ ही साथ हरियाणा सरकार ने जो दलीलें दी हैं उसमें साफ यही कहा है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कमीशन जो है ये हालांकि ऐलान कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है कि जाटों को जो है बैकवर्ड कम्युनिटी में नहीं डाला जा सकता। लेकिन साथ ही दलीलों में आज यही हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो है हर एक स्टेट को, हर एक प्रदेश को अपना अलग से कमीशन बनाने की इजाजत है और उसकी जो रिपोर्ट है वो किसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है और जो नेशनल कमीशन है उसकी भी रिपोर्ट किसी स्टेट कमीशन के ऊपर बाइंडिंग बिल्कुल नहीं है। तो एक नई दलील जो है वो दी गई है, लेकिन साथ ही साथ इस दलील को भी जो है चैलेंज करते हुए एक और याचिका आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दर्ज हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि स्टेट कमीशन जो बनाया गया था, जिसमें केसी गुप्ता रिपोर्ट बनाई गई थी, जिसके आधार के ऊपर आरक्षण दिया गया था, उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि कोई भी सर्वे इसके मामले में नहीं हुआ था और बोगस सर्वे दिखाकर ये जो है आरक्षण दिया गया था। हालांकि इस मामले में अब महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी हो चुका है और अब अगली तारीख इस मामले में 10 अगस्त है और अब यही देखना रहेगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल की घड़ी में जो रोक लगाई गई थी हाईकोर्ट की तरफ से आरक्षण के ऊपर वो लगातार बरकरार है। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ में है शर्मा, जी मीडिया, छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर हरियाणा सरकार काफी गंभीर दिखाई दे रही है। इसी के तहत प्रदेश के कृषि मंत्री किसानों को लगातार जागरूक कर रहे हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ फसल बीमा योजना को लेकर लगातार किसानों को जागरूक करने की कोशिश में जुटे हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री की माने तो सूबे के 20% किसान फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इससे किसानों को प्राकृतिक आपदा की स्थिति में नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। फिलहाल इसमें 4 फसलें शामिल हैं, जबकि आने वाले दिनों में अन्य फसलों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। 20% किसान उन्होंने शायद इसका लाभ ले लिया है। एक्चुअल आंकड़ा इकट्ठा हो रहा है, जब एक्चुअल आंकड़ा आ जाएगा तो एक्चुअल आंकड़ा देंगे। एक अनुमानित आंकड़ा है कि 20% किसान इससे लाभान्वित हुए हैं और मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत इसमें से हुई है। फसल बीमा योजना को लेकर इनेलो और कांग्रेस की आपत्तियों को कृषि मंत्री ने लोगों को बहकाने वाला करार दिया। धनखड़ ने ये कहते हुए चुटकी ली है कि कुछ लोग स्कूटी तक का बीमा कराकर चलते हैं और किसान को फसल का बीमा नहीं कराने की सलाह दे रहे हैं और जो बहकाने वाली राजनीति करते रहे हैं। अब ये किसान बरगलाने में आने वाले नहीं है। किसान अपने हित को समझते हैं। खुद तो वो लोग स्कूटी का भी बीमा करा के निकलते हैं और किसानों को अपने खेतों का बीमा कराने से भी रोकने की बात करते हैं। फिलहाल इस योजना में 4 फसलों को रखा गया है। आने वाले समय में अन्य फसलों को भी इसमें कवर करने की योजना है। गुरुग्राम से लोक उपाध्याय के साथ रमन खोसला, जी मीडिया।